नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की तरफ से आयोजित आभार और अभिनंदन समारोह में कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस मौके पर महासंघ के विभिन्न लंबित मांगों पर शासनादेश निर्गत किए जाने पर महासंघ पदाधिकारियों की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के कुशल और प्रतिभाशाली इंजीनियर राष्ट्र और राज्य के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं और इंजीनियर हमारे राज्य की प्रगति का मुख्य स्तंभ है। और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन अनुसार 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का बनाने पर निरंतर कार्य कर रही है। बता दें कि इंजीनियर्स प्रगति का मुख्य स्तंभ है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। कई लंबित मांगों पर शासनादेश निर्गत, मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। बता दें कि देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कई लंबित मांगों पर शासनादेश निर्गत। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया गया और साथ ही आभार एवं अभिनंदन समारोह कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गढ़वाल लोकसभा सीट से पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बनूली को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद कोटद्वार में लोगों में खुशी की लहर है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार के झंडा चौक पर आतिशबाजी करते हुए जमकर जश्न मनाया। नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिस तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उनको उत्तराखंड को गढ़वाल सभा का जो टिकट दिया गया का नाम है, निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता बड़े प्रफुल्लित हैं और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत होगी पूरे उत्तराखंड 5 सीट में। उधम सिंह नगर के खटीमा में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष अमरजीत कौर के नेतृत्व में खटीमा एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर बीएलओ के कार्य से मुक्त कराने की मांग की है। वहीं एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव के चलते बीएलओ का कार्य करने के लिए उनसे सहयोग की अपील की और साथ ही इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने कहा कि उनसे विभागीय कार्य अधिक होने के चलते वो बीएलओ का कार्य करने में असमर्थ हैं, लेकिन इसलिए उनको बीएलओ के कार्य से मुक्त किया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि 18,000 रुपए मासिक वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर पहले से ही आंदोलन चल रहा है। भारत सरकार के सामने अपने मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि हम निर्वाचन आयोग की ड्यूटी हम समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां नहीं करेंगी जब तक कि वो हमारा मानदेय 18,000 रुपए नहीं करते हैं। चूंकि लोकसभा शासन काम लेगा, हम शासन का काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा पर डे का मानदेय जो है 600 रुपए पर डे कर दिया जाए, जिससे हमारी आजीविका और हमारा घर चल सके। नहीं बढ़ेगा तो हम नहीं करेंगे। हम समस्त कार्यकर्तियां एप्लीकेशन देने आए हैं एसडीएम सर को कि हम ये ड्यूटी नहीं करेंगे। खटीमा क्षेत्र की हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, जो बीएलओ का काम देख रही है यहाँ पर हमारे खटीमा क्षेत्र में, और उनके द्वारा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जो हमने उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित भी कर दिया है। उनकी डिमांड है कि जो इनको मानदेय दिया जा रहा है काफी कम है, उनके कार्य के अनुरूप नहीं है, तो वो हमने शासन को तत्समय भेज दिया था। पुनः ये हमारे पास आई है और कह रही है कि हम बीएलओ को कार्य करने में असमर्थ हैं, लेकिन क्योंकि अब 3-4 दिन के अंदर हमारे यहाँ पर आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और लोकसभा इलेक्शन हमारे सर पर है, तो उनसे हमने अनुरोध किया है कि हम हमारा सहयोग करेंगे और जिसमें वो राजी भी हो गए हैं।
डेंगू के रोकथाम के लिए नगर निगम सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की तरफ से डेंगू के रोकथाम के लिए 15 मार्च से फॉगिंग अभियान शुरू किया जा रहा है और आपको बता दें कि इसी तिथि को करीब 5 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। और इस बात को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि डेंगू नियंत्रण के लिए हमारा माइक्रो प्लान 15 मार्च का ही सुनिश्चित है, लेकिन अभी सुबह शाम मौसम सर्द हवाओं का बना हुआ है, जिसकी वजह से अभी ये अभियान शुरू नहीं किया जा सका। बता दें कि डेंगू को लेकर नगर निगम अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। फॉगिंग अभियान जल्द ही शुरू होगा। वहीं बता दें कि डेंगू का रोकथाम बेहद ही जरूरी है, जिसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। और साथ ही देहरादून में डेंगू को लेकर नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। डेंगू को लेकर नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट। देखिए, यद्यपि आज 14 तारीख की है और हमारे पास जो माइक्रो प्लान बना हुआ है वो 15 तारीख से ही है, लेकिन चूंकि अभी भी मौसम सुबह और शाम अभी हवाओं का भी बना हुआ है, इस कारण से अभी हम लोग नहीं शुरू कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है अभी लगभग एक हफ्ते के पश्चात जो है, जैसे ही थोड़ा सा गर्मी का सीजन और अभी आगे बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तब हम लोग जो है फॉगिंग से साथ साथ हम लोग लार्विसाइडर का छिड़काव करेंगे पहले, जहाँ पे जल भराव की स्थिति रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार से लार्वा जो है वो न पनपे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून के थाना क्लेमेंट टाउन के अंतर्गत मोहब्बे वाला क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें 4-5 लोगों ने इकट्ठा होकर तलवार और बंदूक से एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया। और इस हमले पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि विकास नामक व्यक्ति पर 4-5 लोगों ने हथियारों से हमला किया और भीड़ के इकट्ठा होने पर वो सभी फरार हो गए। और साथ ही उन्होंने कहा कि मौके पर एक तलवार बरामद हुई और जांच के दौरान पता चला कि मामूली से किसी विवाद को लेकर इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के जरिए 2 लोगों की पहचान की जा चुकी है। और साथ ही उसमें से एक व्यक्ति सहारनपुर और एक शामली का रहने वाला है और दोनों की गिरफ्तारी भी फिलहाल हो चुकी है। टाउन के मोहब्बे वाला थाना क्षेत्र में कल एक पक्ष द्वारा 4-5 लोग इकट्ठा होकर, एक विकास कुमार है, उन पर हमला किया और उसमें तलवार और बंदूक से जाकर उसमें जानलेवा हमला किया। साथ ही साथ वहां पर जब मौके भीड़ इकट्ठा हुई तो वहां से फरार हो गए। मौके पर एक तलवार बरामद हुई थी। साथ ही साथ पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जो है इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो सहारनपुर और शामली के रहने वाले हैं। इनसे वो तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि मामूली से किसी विवाद को लेकर कुछ दिनों से चल रहा था, जिस पर ये 4-5 अभियुक्त इकट्ठा होकर इन्होंने जानलेवा हमले का प्रयास किया था। अभी 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी शेष रहने की तलाश में पुलिस टीम भेजी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तराखंड के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया, जिसमें मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि आने वाले 5 से 7 दिनों में उत्तराखंड का मौसम शुष्क रहने वाला है और उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं और मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, जो 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक है। देखिए, अभी तापमान की बात करें तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में अभी काफ़ी डिफरेंस हो गया है। जैसे आपने बताया सुबह और रात के वक्त काफ़ी ठंडा है, लेकिन दिन में धूप निकल आती है तो जो है मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़े हुए हैं। तो इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम के बीच का डिफरेंस करीब 14-15 डिग्री सेल्सियस है, काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसके चलते जो है खांसी, जुकाम या इस टाइप की बीमारियां लोगों को अक्सर जो है देखने को मिलती है। तो इस मौसम में ये कि जो सावधानी बरतें और जो वल्नरेबल पीपल हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं,
तो वो जो है दिन सुबह के टाइम या रात के टाइम में गर्म कपड़े पहन के रखें, क्योंकि अभी भी जो है टेम्परेचर प्लेन्स में बात करें तो 12-13 है, मिनिमम जो है 13 के आसपास चल रहे हैं, और ऐसे हिल्स में जो 2000 मीटर है उसके आसपास। काशीपुर फायर स्टेशन अधिकारी गोविंद राम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि अग्निशमन आपातकाल सेवा मुख्यालय के आदेश के अनुसार प्रत्येक सप्ताह नगर के स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में अग्निशमन और भूकंप से हुए घायल को किस तरीके से रेस्क्यू कर इलाज संभव कराया जाए, इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया। और साथ ही उन्होंने बताया कि यह अभियान हर सप्ताह में चलाया जाएगा। और साथ ही इसी क्रम में अग्निशमन अधिकारी गोविंद राम आर्य ने नगर के चंद्रावती तिवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक मॉक ड्रिल कर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां स्टाफ समेत लगभग 400 लोग उपस्थित थे। जैसे कि मुख्यालय से जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि आप वीकली जो है जन जागरूकता अभियान को ज़्यादा महत्व दें और प्रचार प्रसार करें। आज हमारा चंद्रावती स्नातकोत्तर विद्यालय में ये हमने डेमो का प्रोग्राम रखा, जिसमें लगभग 400 स्टाफ और कर्मचारी सहित छात्राएं सहित उपस्थित थे। उनको हमने आपदा से संबंधित, जैसे भूकंप है, भूकंप आने पर क्या सुरक्षा की जाए, कैसे जान माल की रक्षा की जाए, कैसे बचाव किया जाए, और आग लगने पर हमें किस इक्विपमेंट्स को कैसे यूज किया जाए, जो इस विद्यालयों में, हॉस्पिटलों में अगर जहाँ पर फायर सिलेंडर लगे हैं उनको कैसे प्रयोग कहाँ पर किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के खटीमा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। बता दें कि खटीमा में दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पॉस्को एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। ये जो अभियुक्त है नितिन सुनाना जादवपुर के रहने वाला है, इसके विरुद्ध दिनांक 13/3/2024 को धारा 377 और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के बाद इस अभियुक्त की तलाश की, जिसको आज जो है गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव गोपाल रावत ने कांग्रेस छोड़ दी और उन्होंने जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा वे मौजूदा सांसद और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के दिशा निर्देश पर हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कई आला नेताओं के फोन उनके पास आ रहे हैं, मगर उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो कांग्रेस पार्टी में वापस नहीं जाएंगे और बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में एकता का अभाव बताया जा रहा है और साथ ही कहा कि कांग्रेस हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। भाई देश के हालात जो है ठीक नहीं है कांग्रेस के प्रति। आज मोदी जी ने देश में ऐसा कर दिया है, घर घर लोग मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, तो मोदी जी के जय जयकारे कर रहे हैं। उत्तराखंड में तो मोदी जी के साथ साथ बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी के भी नारे लगा रहे हैं।
और साथ ही अजय भट्ट जी के भी नारे लगा रहे हैं कि इनने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। फोन मेरे पास बहुत आ चुके हैं, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से उनसे ये कह दिया है, मेरी आत्मा है राजा श्री रामचंद्र जी के प्रति। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 24 दिन बाद भी गदरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लखी मंडल ने आक्रोश जताते हुए कहा कि राज्य सरकार नारी शक्ति की बात कहती है और नारी शक्ति सड़कों पर बैठी है। वहीं हम लोग 9,500 में काम करते हैं, जो कि बेहद कम है। इसके अलावा अनेक विभागों का काम हमें करना पड़ता है और साथ ही अलग से पैसा हमें उसका नहीं दिया जाता। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये कहना चाहूंगी कि हमारे केंद्र सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, वो जो कहते हैं कि मन की बातें, हाँ, आप जो अपनी मन की बातें सुनाते हो जो सबको सुनाते हो, हम और मैं ये कहना चाहूंगी अपनी मन की बातें छोड़ो। आज जो हम बहनें बैठे हैं यहाँ पे, इनकी मन की बातें आप सुनो तो आपको पता चलेगा कि जनता के मन में क्या है, इन बहनों के मन में क्या क्या है। और मैं राज्य सरकार को भी यही कहूंगी कि केंद्र को छोड़ो, राज्य सरकार तो हमारे राज्य के हैं, वो एक बार हमारी एक बातें अगर सुन लेते, हमारी मन की बातें अगर सुन लेते तो आज हमें बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं धरने पे, सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो है हमारी 4 सूत्रीय मांग रखा गया है इसमें। एक जो है गोल्डन कार्ड बनाने के लिए, दूसरा क्या कहते हैं मानदेय की बढ़ोतरी करना, और इसके लिए जो सरकार हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारे जो और ध्यान दे ताकि हम महिलाओं को यहाँ पे धूप में जो है ना बैठे। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको चंपावत, जहां पर साइंस सिटी का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसमें शिरकत की है। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, आइए आपको सुनाते हैं। और इसके लोकार्पण शिलान्यास से निश्चित रूप से चंपावत के विकास के मील का एक पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। हम राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचार एवं यहाँ की आर्थिकी को जो सशक्त बनाने का जो हमारा अभियान है, उसका यह भी एक अहम हिस्सा है। हमारा राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य बने, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें लगातार नवाचार भी कर रहे हैं। यूकॉस्ट हमारी जो संस्था है, उसके माध्यम से लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पिछले साल बच्चों का एक विज्ञान का बहुत बड़ा कार्यक्रम चंपावत में हुआ था, मैं भी उस कार्यक्रम में आया था। आज के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है हमारा विकास का मूल है। ये विज्ञान ही तो है जो हमें संवेदनशील तरीकों से जो अनेक समस्याएं हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, उनको चुटकी में हल कर देता है। और आप चंपावत में जो हमारा ये विज्ञान केंद्र खुल रहा है, देहरादून अल्मोड़ा के बाद राज्य का ये हमारा तीसरा विज्ञान केंद्र है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चंपावत के लिए। इसके साथ ही यह भी बहुत गौरव का विषय है कि राज्य में देश की जो 5वीं साइंस सिटी हमारे राजधानी देहरादून में बनने जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि 10 मार्च को ही राज्य सरकार और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से अभी अल्मोड़ा में बने मानस खंड विज्ञान केंद्र का भी लोकार्पण किया गया है। यह भी हमारी बड़ी शुरुआत है। चंपावत में विज्ञान केंद्र की स्थापना से यहाँ के जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनकी वर्षों से मांग रही है। जैसा अभी भाई अजय टमटा जी कह रहे थे कि एक समय था यहाँ पूरे कुमाऊं की राजधानी चंपावत होती थी। मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर उस गौरव को पुनः स्थापित करेंगे। लोग पूरे देश दुनिया में चंपावत का नाम होगा। मुझे आज प्रसन्नता है
कि आज का ये जो शिलान्यास का समारोह है, ये हमारे पूरे चंपावत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। और मैं समझता हूं कि जो आदर्श चंपावत की जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने में एक और हमारा एक कदम है। इस केंद्र के माध्यम से चंपावत ने आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाई है, जिसका जो गुणात्मक प्रभाव है हमको आने वाले समय में शीघ्र ही दिखाई देगा। हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए हम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, आदित्ययान का सफल प्रक्षेपण कर रहे हैं। आज भारत दुनिया की जिस प्रकार से अगुवाई कर रहा है, जिस तरह से नेतृत्व कर रहा है, आज पूरी दुनिया ने हमारी जो क्षमता है उसको स्वीकार किया है। आज वैश्विक समुदाय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की प्रतिक्रिया का बड़ी उत्कृष्टता से इंतजार करता है। कोई भी अवसर हो तो एक समय वो भी था जब हमारी पहचान एक दब्बू पिछलग्गू के रूप में बन गई थी, लेकिन आज दुनिया का कोई भी घटनाक्रम होता है तो पूरी दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है। पिछले 10 वर्षों में तेजी से भारत बदला है। आने वाले समय में इसकी बदलाव और तेज होगी और इस बदलाव का कारण बनेगी हमारे जो वैज्ञानिकों की सोच है, उनका नवाचार है, उनके अनुसंधान है, वो निश्चित रूप से हमको एक नई पहचान देंगे। राष्ट्रीय स्तर की जो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में आम जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करने में भी हमारे इन विज्ञान केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। चंपावत सहित प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक क्रांति की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी यह हमारा संकल्प है कि हम उन सबको जोड़ेंगे। यह केंद्र हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होगा। भाइयों बहनों, राज्य की सरकार के द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रचार प्रसार हेतु अभी जैसा दुर्गेश पंत जी ने बताया कि मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील्स परियोजना के तहत प्रत्येक जिले में चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला, मुख्यमंत्री मोबाइल साइंस लैब को भी मंजूरी दी गई है, जो प्रथम चरण में राज्य के 4 जिलों में जल्दी ही स्थापित की जा रही है। इसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक में स्टेम एजुकेशन सिस्टम के द्वारा विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी तथा गणित विषय को विद्यार्थियों की योग्यता और रुचि के अनुसार रोचक तरीकों से सिखाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस राज्य के 95 विकास खंडों में स्टेम लैब स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। इसके प्रथम चरण में सीमांत जनपदों सहित देहरादून में यूकॉस द्वारा 42 विकास खंडों में स्टेम लैब स्थापित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लंबे इंतजार के बाद हमारे देश के अंदर आई, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। अगले चरण में स्टेम लैब प्रदेश के सभी ब्लॉकों में स्थापित की जाएगी। इस तरह राज्य सरकार द्वारा इस बजट सत्र में भी राज्य के सभी जिलों में विज्ञान केंद्र बनाने के लिए धन आवंटन किया गया है। मैं यूकॉस के महानिदेशक एवं उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उनके द्वारा संपूर्ण राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व नवाचार पर उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी पूरी टीम अनवरत रूप से इन सब कामों को आगे बढ़ा रही है। बहुत सारे कामों की जो है शासन में स्वीकृति बाद में होती है, काम पहले शुरू हो जाते हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत मैं इनकी सराहना करता हूं कि क्योंकि ये सभी काम ऐसे हैं जो जन कल्याण के हैं, हमारे नवाचार के हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ाने वाले हैं। मैं एक बार फिर से विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के बिना आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य का, देश का विकास संभव नहीं है। मुझे विश्वास है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।